स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। तो ना लास्ट लेक्चर में अपना क्या चल रहा था, हम लोग ने एक छोटा सा कैटलिस्ट हो गया था। नहीं नहीं, कैटलिस्ट बाकी है। तो थोड़ा सा हम लोग ने डेफिनेशन जस्ट पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देखा था, और फिर मैंने बोला था एक छोटू सा पार्ट है जो कैटलिस्ट का, वो हम लोग बाद में लेंगे। छोटू सा पार्ट मतलब कुछ एग्जांपल्स है, कुछ रिएक्शंस है। अगर इसका कैटलिस्ट का शॉर्ट नोट आता है तो वो लिखने हैं, ऐसे ही एग्जांपल है। तो हम लोग एक बार पहले से थोड़ा रिवाइज करते हैं कि कैटलिस्ट के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था। तो स्टार्टिंग विथ कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैटलिस्ट क्या होता है? एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो विच स्पीड अप द lower the रिएक्शन। activation energy. हाँ, लेमैन एकदम बोलेंगे तो विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। और अभी जो हम लोग ने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, हमने ये पढ़ा है कि रिएक्शन का एनर्जी को कम करता है। ओके, रिएक्शन में जो एनर्जी लगता है ना, उसको कम कर देता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि रिएक्शन हो पाना इजी पड़ता है। अगर समझो कि कोई रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे अपने को 1000 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ऐसे रिएक्शन मुश्किल हो जाते हैं करने। बट अगर हम कैटलिस्ट उसमें यूज करेंगे तो कैटलिस्ट की वजह से टेम्परेचर जो 1000 लग रहा था, वो शायद कैटलिस्ट की वजह से 500 पे वो रिएक्शन हो जाए। अगर प्रेशर 232 ऐसा कुछ प्रेशर, हाई प्रेशर लग रहा था, तो शायद 20 के प्रेशर पे भी, 20 ATM पे भी वो रिएक्शन कैरी आउट हो जाए विथ हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के ये बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हर रिएक्शन का एनर्जी जो है वो कम लगे उसमें, तो उसमें कैटलिस्ट अपने को हेल्प करता है। अभी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो कैसे? गुड कैटलिस्ट, मतलब अच्छे कैटलिस्ट है। गुड कैटलिस्ट का मतलब क्या होगा पता है? ऐसा कैटलिस्ट जो एक तो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, मतलब इट प्रमोट्स द रिएक्शन बट डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन। ओके, दैट विल बी अ गुड कैटलिस्ट। अपने को ऐसा कैटलिस्ट चाहिए कि जो मिक्स ना हो जाए विद द रिएक्शन। अगर मिक्स हो गया विद आवर रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर मिक्स हो गया तो? प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा अपना। प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, एंड उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटी हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट जो चाहिए था उसमें और कैटलिस्ट मिक्सचर के साथ आ गया, तो दैट विल इम्पार्ट इम्प्योरिटी। ओके, तो इसके लिए कैटलिस्ट, वी रिक्वायर अ कैटलिस्ट विच विल प्रमोट द रिएक्शन बट इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अभी कैटलिस्ट के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो हम लोग ने बहुत सारे कैटलिस्ट देखे हैं। तुमको याद रखो बस डी ब्लॉक के एलिमेंट की कैटलिस्ट देने हैं, मतलब डी ब्लॉक में जो प्रेजेंट है ना उसको देना है, बिकॉज हम लोग डी ब्लॉक के बारे में मेंशन कर रहे हैं ना। तो जो भी तुम लोग ने ऑर्गेनिक में, आई नो कि तुम लोग ने 50 या 60 के ऊपर रिएक्शंस कर लिए होंगे, तो उसमें जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो वाले कैटलिस्ट तुम यहाँ पे गिना सकते हो कि दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कैटलिस्ट। ओके, फिर हम लोग ने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कौन से कैटलिस्ट? होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजीनियस, यस, होमो एंड हेट्रो। कौन बोलेगा इसका डेफिनेशन क्या क्या होता है? होमोजेनियस मतलब सेम स्टेट रहेगा और हेटेरोजेनियस में डिफरेंट स्टेट। In हाँ, homogeneous reactant and catalyst state is same, and in heterogeneous is different. yes, correct, yes, एकदम correct. The state of the reactants and catalyst is same in homogeneous, and the state of the reactant and catalyst is different in heterogeneous. ठीक है, एकदम easy हम लोग ने देखा था ये। अभी है ना, 3 पॉइंट्स हम लोग ने देखे। पहले तो देखा कि कैटलिस्ट होता क्या है, वो करता क्या है रिएक्शन के साथ। व्हाट इज अ गुड कैटलिस्ट, ये भी अपने को पता है। एग्जांपल्स ऑफ द कैटलिस्ट हो गया, दो टाइप हो गए, दो टाइप हम लोग ने देख लिए कैटलिस्ट के। अभी जब तुम ये 5 पॉइंट अपने शॉर्ट नोट में लिखोगे तो उसके साथ तुम्हें दो रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी कि जिसमें तुमने कैटलिस्ट को मेंशन किया है। अभी ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में तुमको ऑप्शंस दिए हैं 4-5 रिएक्शन के, तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ वही रिएक्शन लिख सकते हो।
तुम कोई और रिएक्शन भी लिख सकते हो जो तुम्हें आती होगी पहले से। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट वाला मैं रिएक्शन दूं तो हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस किसका प्रोसेस है? हेबर्स प्रोसेस Making of ammonia. यस, मेकिंग ऑफ NH3 अमोनिया बनाता है। किससे बनाता है हम अमोनिया? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये दो अपने इंग्रेडिएंट्स है, स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसमें कौन सा कैटलिस्ट लगता है? Iron. हाँ, आयन। इसमें प्रमोटर्स भी लगते हैं, प्रमोटर्स याद है Yes. क्या होते हैं प्रमोटर्स? क्या प्रमोटर इसमें यूज हुआ था? अच्छा, मैं बीटा बैच वालों को थोड़ा सा ये दे सकती हूँ, अल्फा बैच वालों को नहीं दे सकती। हाँ, लिबर्टी। ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए, अच्छा होता है दिमाग के लिए। ठीक है, सो दिस इज अ टास्क का, तुम मुझे बोलोगे इसमें कौन से प्रमोटर्स यूज होते हैं, इसमें कौन से ये रिएक्शन के लिए कौन से प्रमोटर्स यूज होते हैं, ये मुझे बोलना है। हाँ, एट द एंड ऑफ द लेक्चर तक तुम देखो, टेक्स्ट बुक में जाके देखो या तुम नेट पे देखो, कहीं पे भी देखो, एंड मुझे तुम्हें बोलना है कि इस हेबर्स प्रोसेस में कौन से प्रमोटर्स यूज होते हैं। ओके, प्रमोटर्स वाज नॉट द क्वेश्चन, बट हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट जो मेजरली यूज होता है दैट इज आयन। तो अगर ये दो एक मिनट। हाँ, मैम प्रमोटर होता क्या है? प्रमोटर वो होता है, देखो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है कि जो रिएक्शन को हेल्प करता है, राइट? लेकिन प्रमोटर जो होता है ना, वो कैटलिस्ट को हेल्प करता है। मतलब कैसे कैटलिस्ट को हेल्प करेगा पता है? अगर समझो कैटलिस्ट ऐसा है कि जो रिएक्टिव नहीं है ज्यादा, मतलब ऐसा है कि जो स्पीड अप करने में इतना हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन प्रमोटर को डालने की वजह से वो कैटलिस्ट अच्छे से एक्टिवली काम करने को चालू हो जाता है। ओके, मतलब कैटलिस्ट को एक किक बूस्ट मिलता है प्रमोटर्स की वजह से। ओके, तो अगर रिएक्शन को कैटलिस्ट हेल्प कर रहा है तो कैटलिस्ट को हेल्प करने के लिए प्रमोटर होता है। ओके, तो प्रमोटर्स जो है रिएक्शन को हेल्प नहीं करते, ओके, कैटलिस्ट को हेल्प करते, प्रमोट करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर्स। तो ऐसा हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि प्रमोटर्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट को हेल्प करते हैं, उसके लिए हेबर्स प्रोसेस का ही एग्जाम्पल था, और इसमें कैटलिस्ट मोल्बिडियम। यस, और एक है, और एक है। तो प्रमोटर्स जो है वो कैटलिस्ट को हेल्प करते हैं, तो उसी का ही एग्जाम्पल था, तो जस्ट मेमोरी चेक था वो। ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर्स की कोई बात नहीं है, जस्ट वो टॉपिक आया इसके लिए मैंने पूछा। तो हेबर्स प्रोसेस का एक एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो जहाँ पे आयन इज द कैटलिस्ट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा याद रहने वाला रिएक्शन है। देन तुम ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं मुझे बोलना, विच रिएक्शन इज दिस? एडिशन रिएक्शन। वेरी गुड, ये Reduction. और एक नाम है, और एक नाम है। मैम वो अल्केन से अल्केन बन रहा है। अल्केन से अल्केन बन रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन hydrogenation. रिडक्शन। हाइड्रोजिनेशन, यस, और एक नाम है उसका, हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कमर्शियल नाम हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजनेशन में निकल यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। तो ये वाला भी एक सिंपल वाला एग्जांपल था जो तुमको लिखना है एज अ फॉर्म ऑफ एग्जांपल। मतलब जब तुम कोई भी शॉर्ट नोट लिखते हो तो तुम लिख सकते हो ना कि एग्जाम्पल क्या है इसका। ओके, तो उसके लिए तुम्हें ये वाला एग्जाम्पल्स तुम दो याद रख सकते हो। और एक प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, वो भी बहुत इजी है कैटलिस्ट का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस या पता है क्या किसी को क्या बनाने के लिए यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस? नहीं, किसी को भी नहीं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए। एक मिनट।
नहीं, मेन प्रोडक्ट जो है इसका वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट इसका सल्फ्यूरिक एसिड है। दो स्टेप्स होते हैं इसमें, पहले में हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं एंड देन उसमें हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं, तो दो इसके स्टेप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है ना, वहाँ पे हम प्लैटिनियम को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर एक एस्बेस्टोस होता है। अभी एस्बेस्टोस इज नॉट अ एलिमेंट, ये ना एस्बेस्टो शीट, ये तुम्हें मैं पिक्चर दिखाती हूँ कैसा दिखता है। एस्बेस्टो शीट क्या होता है पता है? जैसे कुछ भी गर्म है, गरम बीकर है समझो, तो डायरेक्ट है ना, कभी भी हम लोग उसको पैनल पे अपने नहीं रखते, यानी कि जो क्या बोल सकते हैं, जिसपे काम करते हैं ना उस पे नहीं रखते। कोई भी गरम चीज होता है ना तो उसको एस्बेस्टो शीट पे रखा जाता है। मैं तुमको ना पिक्चर ग्रुप पे भेजती हूँ, रुको। मैम वो स्टैटिन नहीं तो ना, क्या दिखाऊं? स्टैटिन था। स्टार्टिंग का क्या दिखाऊं? क्या बोल रहे हो निखिल? मतलब जो लास्ट स्लाइड ली थी ना आपने वो वाला। लास्ट टाइम का स्लाइड्स दिखाऊं? नो 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 मैम, अभी जो लिखते हैं ना स्टैटिन में वो। यहाँ से ही लिखा, इसके पहले कुछ नहीं लिखा था। इसके पहले मैम होमोजेनस हेटेरो और एग्जांपल्स। हाँ यस मैम। ओ, वो तो मैंने इरेज कर दिया रे, मुझे लगा लास्ट लेक्चर में तुम लोग ने लिखा है ना। ओके, मैं वापस से इसको करती हूँ लेक्चर के बाद। ओके, लास्ट लेक्चर का ही था, अगर लास्ट लेक्चर में लिखा होगा तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस तक हम लोग ने लिखा था ना। अभी ये वाला पार्ट जो है वो आज हम लोग ने स्टार्ट किया है। ओके, तो ना निखिल वो मैं देती हूँ तुमको लेक्चर के एंड में। ये थोड़ा सा टॉपिक खत्म हो जाए अपना। ये देखो, मैंने तुमको ना व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो भेजा है, दैट इज द एस्बेस्टोस शीट। ठीक है, अभी कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट होगा ना, तो पहले हम लोग उसको एस्बेस्टोस शीट के ऊपर रखते हैं एंड देन हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अभी एस्बेस्टोस जो होता है ना, जैसे सीमेंट होता है ना, वैसे ही तुमको हाथ पे लगेगा सीमेंट। ठीक है, सिलिका से बना हुआ होता है और सीमेंट के जैसा ही लगता है सेम। ओके, तो ये वाला जो है दैट इज द कैटलिस्ट फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो ये वाला एक लिख सकते हो। ओके, और अगर तुमको कोई अभी का रिएक्शन है जो तुमको याद है, या फिर अभी तुम लोग ने इतने सारे रिएक्शंस किए ना, तो उसमें का अगर कुछ भी तुम्हें लिखना होगा तो तुम लिख सकते हो। कैटलिस्ट में सिर्फ अपने को ये दिखाना है कि कैसे कैटलिस्ट कौन से रिएक्शन में वर्क करते हैं। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि तुम टेक्स्ट बुक में का ही रिएक्शन लिखो, तुम कोई और रिएक्शन भी लिख सकते हो, चलेगा। और एक अपने पास प्रोसेस होता है, और एक रिएक्शन शायद तुमको पता होगा, इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं मुझे बोलना। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन है, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये वाला भी रिएक्शन जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे 4 रिएक्शंस को याद रख के जाओगे, इसमें से कोई भी 2 ही एग्जाम्पल के लिए लिखने होते हैं, बट चारों को याद रखोगे तो अच्छा है, मतलब तभी जाके भूलना नहीं चाहिए इसके लिए। तो इतना पहले लिख लो, चारों रिएक्शंस को लिख लो। इसके साथ अपना पूरा डी ब्लॉक का प्रॉपर्टीज हो गया खत्म। अभी हम जाएंगे प्रिपरेशंस पे।
2 ही प्रिपरेशन है अपने को, ज़्यादा नहीं है, बट उसमें थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं। ये दोनों भी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस से निकाल दी गई है वैसे तो, बट एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं। डन मैम। ओके। डन मैम। ओके। डन मैम। ओके, सबका हो गया? यस। यस मैम। ओके, तो ना पहले प्रिपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले एकदम एक छोटा सा टॉपिक है वो कर लेंगे हम लोग। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मैं तुम लोग से थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंसर्स। जैसे मैं ये वर्ड लिखूं मुझे बोलना व्हाट इट मीन्स। ये वर्ड सुना है? Lesson मैम number 1, सॉलिड solid स्टेट में। space between two. यस, इंटरस्टेशियल स्पेसेस हम लोग ने ये सुना है ना। क्या होता है इसमें एग्जैक्टली exactly? कि जब भी बड़े बड़े एटम्स होंगे, बड़े बड़े एटम्स है अपने पास, ठीक है, जिनके बीच में स्पेसेस है, ओके, तो क्या हो जाता है कि छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है, वो जाके इस स्पेस में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ डिफेक्ट हो गया कि क्या हो जाता है कि समझो कि मुझे ये ए जो मेरा कंपाउंड है उसी का मुझे सॉलिड चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी ये छोटू छोटू वाले बी वाले एटम्स आके बीच में बैठ गए, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो इसको, ये एक डिफेक्ट है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, ओके। तो लेकिन जब भी हम लोग ने इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स पढ़ा था, तो हम लोग ने ये भी पढ़ा था कभी कभी ये यूजफुल भी हो जाता है। कौन से केस में ये यूजफुल होता है, कुछ याद है? एलॉय मैम। एलॉय, वेरी गुड, यस, हाँ ऐसे याद आना चाहिए, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे ना तो याद आ जाता है। और ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। अभी कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड? कोई भी छोटे एटम्स, ओके, छोटे एटम्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन होता है, ओके, कार्बन होता है, या फिर नाइट्रोजन ले लो। ऐसे जो छोटे छोटे एटम्स है, दे गेट ट्रैप्ड, मतलब अटक जाते हैं, ट्रैप्ड इन वॉइड्स, वॉइड्स या फिर स्पेसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आ जाता है, और इन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स, ओके। तो अभी ऐसे ये छोटू छोटू एटम्स आके अटक जाने की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी प्रॉपर्टीज इनहैंस भी हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज इनहैंस भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टील, ठीक है। स्टील क्या है? स्टील इज अलॉय ऑफ कास्ट आयरन एंड, सॉरी, स्टील एंड कास्ट आयरन एग्जाम्पल्स है अपने, स्टील एंड कास्ट आयरन एग्जाम्पल्स है। कभी बनता है पता है, कार्बन एंड आयन का जब भी ऐसे मिक्सचर हो जाता है ना, इंटरस्टेशियल स्पेसेस में आके कार्बन बैठ जाता है, आयन बड़ा वाला है और ये छोटू वाला कार्बन है। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो अपने को स्टील एंड कास्ट आयरन जैसे अलॉयज मिलते हैं। अभी क्या हो जाता है कि आयन के बीच में कार्बन आके बैठ गया, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कार्बन का प्रॉपर्टीज भी आ जाता है, कार्बन का प्रॉपर्टीज भी आ जाता है, ओके। जनरली क्या होता है पता है, अपना मेटल जो होता है ना, मेटल, कोई भी मेटल, प्योर मेटल, वो मैंडेलेबल और डक्टिलेबल होता है ना। मतलब
अगर उसको थोड़ा भी तुम हैमरिंग करोगे, अगर थोड़ा भी तुम उसको वायर फॉर्मेट में ड्रॉ करना चाहोगे, वायर बनाना है उसका, तो बन जाएगा। अभी जब तुम आयन में कार्बन को ऐड कर रहे हो ना, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या हो जाता है, देखो प्लेट है, जैसे कि स्टील का प्लेट है, वो सालों सालों तक ठीक शेप में ही रहेगा, तुम उसको किधर से भी गिराओ, कुछ भी करो। हाँ, ज्यादा जोर से गिराओगे तो ऑफकोर्स वो बेंड हो ही जाएगा, खराब हो ही जाएगा, बट यूजेबल कंडीशन में रहता है वो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहता है, अच्छे से रहता है। तो ये एक पॉजिटिव साइड हो गया अलॉयज का। ओके, पॉजिटिव साइड हो गया। अभी ऐसी प्रॉपर्टीज कौन सी है, some properties some properties of interstitial compounds। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स के पास, तो वो देखना है। ओके, अपने को अभी मेटल है उसमें, तो मेटल की ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। फॉर एग्जांपल, वो हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मेटल की प्रॉपर्टीज ही है, क्योंकि उसमें मेटल है ना, तो मेटल की प्रॉपर्टी तो आएगी ही। ओके, उनका जो केमिकल नेचर होता है, यानी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो मेटल के प्रॉपर्टीज के साथ सेम टू सेम होती है। ओके, सेम एज मेटल। और क्या है कि उनके पास हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन प्योर मेटल। तो ये तो अच्छी बात होगी ना, ज्यादा टेम्परेचर पे भी हम लोग फिर उसको यूज कर सकते हैं। उनका डेंसिटी हाइयर होता है। डेंसिटी क्यों हाइयर होगा, मुझे बोलना। हम नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो जाता है, मास बढ़ जाता है। करेक्ट, तो डेंसिटी भी हाइयर हो जाता है। ठीक है, उनका बिहेवियर है ना थोड़ा थोड़ा इनहर्ट के जैसा हो जाता है, मतलब डायमंड कैसा होता है। ठीक है, तो इनहर्ट बिहेवियर चालू कर देते हैं। एंड सिक्स क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी सबके लिए ये लास्ट दो पॉइंट वैलिड हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है दे विल बी सेम। ओके, तो इतना लिख लो। ओके, तो हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट आर इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स, पहले तो हम लोग ने ये समझा, फिर एक एग्जांपल देखा हम लोग ने स्टील एंड कास्ट आयरन का, फिर हम लोग ने कुछ उनकी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन किया। नॉर्मल प्रॉपर्टीज जैसे मेटल की है ना, वैसे ही प्रॉपर्टीज अलग क्या हो जाता है, इंटरस्टेशियल कोई एलिमेंट आके बैठने के बाद, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इसका भी शॉर्ट नोट तुमको आ सकता है, तो इसको लिख लो। डन मैम। डन, सबका डन। नो मैम। तो मैम, अभी तक डी ब्लॉक इजी लगा क्या, यस मैम। ऐसा दिमाग के ऊपर से पूरा नहीं ना, इजी है ना, मतलब ऐसे रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा। फिफ्थ वाला पॉइंट एक बार वापस बताओ। अरे वो ना इनहर्ट बिहेव करते हैं, क्योंकि देख उनके पास क्या हो जाता है कि जगह पैक हो गई पूरी। कोई कुछ बोल रहा था क्या, जगह ना उनकी पूरी पैक हो गई। ठीक है, मतलब क्या, आजू बाजू पूरे कंपाउंड्स है, तो दूसरे से रिएक्ट करने का जो चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। मतलब आसपास उसके ऑलरेडी इतना कुछ भरा हुआ है, इंटरस्टेशियल पोजीशन पे भी जगह नहीं है, तो वो रिएक्ट करने लायक बाहर रहता नहीं है। मतलब उनका जो न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ है ना वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उसको सराउंडेड बहुत सारे लोग हैं, इंटरस्टेशियल पोजीशन में आके आजू बाजू सब बैठ गए हैं, तो ना इनहर्ट बिहेव करने को चालू कर देता है, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा ज्यादा किसी से। प्योर मेटल होगा तो प्योर मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो प्योर मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है। ये जो अलॉयज होते हैं या फिर इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, तो थोड़ा इनहर्ट बिहेव करना, मतलब नोबल गैस की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं। समझा? यस मैम। ओ, मैम 6.1 रिपीट करा ना।
यस, एक मिनट देना, जस्ट अ मिनट, मुझे एक कॉल आ रहा है, एक ही मिनट। हाँ, यस, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिखेगा तो बोलना। हाँ, दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ओके ओके, यस, 6 पॉइंट, राइट। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये तो नॉर्मल पॉइंट है। रिड्यूसिंग क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या होता है? Gain of hydrogen, loss of oxygen. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। gain of electron. एक मिनट, हाँ मुझे तुम्हारा आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। हाँ, अभी बोलो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Gain. पक्का एकदम? यस मैम, 100%. 1000%। एकदम 1000%? 2000. तो ना अपना जो कंपाउंड है, इंटरस्टेशियल कंपाउंड है, ओके, वो क्या हो जाता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। मतलब जैसे कि अगर हम स्टील का ही एग्जांपल ले, ओके, तो इसको किसी भी रिएक्शन में तुम डाल दोगे तो क्या हो जाएगा कि जो रिएक्शन है उसको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करने वाला कोई हो, या फिर उसको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला हो, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, नहीं तो हम रिड्यूसिंग एजेंट को डाल देते हैं। तो इनको ना, ये जो डी ब्लॉक के, मैंने क्या बोला था, डी ब्लॉक के हम लोग कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स है ना, उनको हम लोग कोई भी रिएक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी पुट कर सकते हैं। ओके, अभी क्या हो जाता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मतलब अगर ये अपना मेटल का पीस है छोटा सा, ये सारे अपने मेटल्स है, ओके, तो क्या हो जाता है कि मेटल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर दे देते हैं। ये पता है ना सबको, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देते हैं, Yes, और ma'am. उससे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाता है, सी बन जाता है एक। ओके, तो अभी जब वो पोजीशन में ये छोटे छोटे अपने इंटरस्टेशियल एटम्स आ जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ऐसे छोटे छोटे एटम्स जब ये आके वहां पे बैठ जाएंगे, तो इट चेंजेस द डायनामिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, कि अभी इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पे थे, अभी ये भी आके वहां पे हैं। ओके, तो ऐसे जो स्पीशीज होते हैं, यानी इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स जो होते हैं, उनको तुम कोई भी रिएक्शन में डाल दो तो तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे एक्ट करते हैं ये। मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस में तुम लोग ने देखा होगा ना कि ऐसा लिखा हुआ होता है एरो में, कैटलिस्ट के साथ रिड्यूसिंग एजेंट, we have to put a reducing agent or we have to put a oxidizing agent, जहाँ पे ज़रूरत है, requires this temperature, उसके बाजू में से लिखा हुआ होता है, so we can use this interstitial compound as a reducing agent also, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो इतना हो गया है आई बिलीव। ओके, हाँ, अभी हम लोग ने ये वाला भी पॉइंट देख लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट
is we are going to start with preparations. अभी ये preparations don't mind, मैं पहले ही बोल रही हूँ, they will be थोड़ा सा boring क्योंकि inorganic के reactions है, organic के reactions होते तो फिर मजा भी आ जाता है, but inorganic के reactions logic नहीं होता उनमें, मतलब बोरिंग लगते हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और ये सब ऐसे दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स में बातें होती है तो दिखता नहीं है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्या हो रहा है, तो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं। उसके पहले ना और एक मुझे तुम्हें पॉइंट लिखवाना है, फॉर्मेशंस ऑफ एलॉयज। ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ एलॉयज, इसमें ना दो तरह के होते हैं, दो तरह के एलॉयज बनते हैं। ओके, एक होता है फेरस अलॉयज और दूसरा होता है नॉन फेरस अलॉयज। क्या कोई बोल सकता है इसके नाम पे से ही क्या होता होगा ये? मैम एलॉय में फेरस रहेगा, फर्स्ट वाले में आयरन रहेगा और दूसरे में नहीं रहेगा। यस यस यस, जब भी ये फेरस अलॉयज होते हैं ना तो क्या हो जाता है, आयरन का परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है, आयरन का परसेंटेज इज मोर। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं फेरस अलॉयज। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल है स्टील, मतलब स्टील में ना मैक्सिमम कंपाउंड जो होता है वो आयरन का होता है एंड देयर इज ओनली 2% समथिंग कार्बन होता है इसमें। ओके, अभी इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, मतलब 2% वाले को अलग कुछ नाम है, 5% वाले को अलग कुछ नाम है। ओके, सो मैक्सिमम कंटेंट इज ऑफ आयरन। ओके, तो जब भी आयरन का परसेंटेज इज मोर इन द अलॉय वी कॉल्ड इट एज फेरस अलॉयज। ओके, इतना समझा? और इसमें क्या है, इसमें क्या है कि नॉन फेरस अलॉयज कैसे फॉर्म होते हैं? नॉन फेरस अलॉयज आर फॉर्म बाय मिक्सिंग एटम्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट अदर देन आयरन, other than iron with non-transition elements. अभी देखो, ये थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, मैं तुमको बोलती हूँ। देखो, नॉन फेरस में ना, नॉन फेरस में कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है। एक कॉपर एंड जिंक का अलॉय कौन सा है पता है? कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज। ब्रास। यस, ठीक है, तो मैम मैंने ब्रॉन्ज बोला गलती से। नहीं नहीं ठीक है, मुझे आई तेरी भावना समझ में आ गई, डोंट वरी। तो ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आयरन यूज ही नहीं हो रहा है तो ये नॉन फेरस में आ जाता है। लेकिन कभी कभी ना इसमें तुमको ये अलॉयज में ये देखने को मिलेगा कि डी ब्लॉक का छोड़ के और कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो अगर कभी ऐसा देख लिया कि डी ब्लॉक का छोड़ के कोई और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है तो ऐसे शॉक मत लगा लेना, इट इज ओके, चलता है। ऐसे नहीं कि डी ब्लॉक वालों ने ही हर रिएक्शन करने का जिम्मा उठा रखा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी एनी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का कोई हो सकता है एलिमेंट प्रेजेंट विद अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग ब्राज ही लेंगे। ठीक है, अभी इसमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका काम अलग है, आयन वाले का काम अलग है। जहाँ पे आयन डिमांड में होगा, जहाँ पे अपने को आयनिक प्रॉपर्टीज चाहिए, वहां पे फेरस वाला इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आयन नहीं चल सकता, आयन नहीं चाहिए, आयन की वजह से कुछ केमिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन आ सकते हैं, वहां पे नॉन फेरस अलॉयज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज में दो टाइप के अलॉयज है, फेरस अलॉयज एंड नॉन फेरस अलॉयज। फेरस में क्या होगा, आयन का परसेंटेज विल बी हाइयर, मतलब आयन तुमको ऐसे इजीली चमकता हुआ दिखेगा। ओके, इसका एग्जांपल है स्टील। नॉन फेरस में क्या है, देयर विल बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स अदर देन आयन विद सम अदर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी इसका एग्जांपल है ब्रास। ओके, तो ये दो टाइप भी लिख लो, 1 मार्क का क्वेश्चन कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है, इसमें सीईटी में कोई क्वेश्चन नहीं आता। और सुशील, तुमने जो ब्रॉन्ज बोला ना, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है पता है तुमको?
ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये भी एग्जाम्पल इस पे चल जाएगा। हो गया? yes ma'am. Yes. ओके, अभी है ना जैसे कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद क्या करना पड़ता है, उसका फटक से एग्जाम्पल देखना पड़ता है ना। मैम हाँ उसमें आपने कॉपर और जिंक नॉन ट्रांजिशन लिखा है, लेकिन वो डी ब्लॉक में सब एलिमेंट को ट्रांजिशन हाँ एलिमेंट बोलते हैं ना। हाँ, बट इसके साथ ना अभी मेरे पास ऐसा मतलब अलॉय मुझे कोई याद नहीं है जिसमें नॉन ट्रांजिशन भी मिक्स हो, बट ऐसा कभी कभी हो सकता है कि समझो कि वहां पे ट्रांजिशन वाले दो एलिमेंट्स है, T1 T2 और कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के जो अपने एलिमेंट्स है एस ब्लॉक पी ब्लॉक एफ ब्लॉक वाले यूज ही नहीं होते, ऐसा नहीं है। ओके, तो उसका मतलब बोलने का मतलब ये था कि नॉन ट्रांजिशन का हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन बी नॉट प्रेजेंट, डिपेंड्स अपॉन द अलॉय। मुझे ऐसा कोई अलॉय अभी याद नहीं आ रहा है जहाँ पे एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक का कोई हुआ है मतलब यूज। अगर मुझे अभी याद आया तो मैं अभी देती हूँ, नहीं तो मैं नेट से सर्च करके तुमको सेंड करूंगी, जहाँ पे ना तुम ऐसे देखोगे कि बाकी के एलिमेंट्स भी यूज होते हैं इन अलॉय फॉर्मेशन। क्योंकि अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज जस्ट मिक्सिंग, राइट? मिक्स हो रहे हैं दो कंपोनेंट, तो कोई भी एलिमेंट मिक्स हो सकता है ना, कोई भी एलिमेंट मिक्स हो सकता है और उसका कुछ अच्छा बन सकता है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए डेफिनेशन में लिखा था, देयर कैन बी ट्रांजिशन एलिमेंट, देयर कैन ऑल्सो बी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि डी ब्लॉक के ही होने चाहिए। ओके लेकिन ट्रांजिशन मतलब आपने बोला डी ब्लॉक में सब ट्रांजिशन होते हैं, तो कॉपर और जिंक ट्रांजिशन होने चाहिए ना, तो आपने नॉन ट्रांजिशन क्यों लिखा है? क्या बोल रहे हो, डी ब्लॉक में ही तो आते हैं ना कॉपर और जिंक। मैं वो ट्रांजिशन होने चाहिए ना एलिमेंट। अरे अच्छा, तू बोल रहा है कि ये उसके नीचे क्यों लिखा है ऐसे? यस मैम। अरे मैंने ना ये एग्जांपल दिया था, मैंने ऐसा मतलब ऐसे समझाते वक्त मैंने ये लिखा था कि कॉपर और जिंक है और समझ लो कि उसके साथ कोई नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये मैंने तब लिखा था। वो नॉन ट्रांजिशन नहीं है, ये तो डी ब्लॉक वाले हैं ना, तो ये ट्रांजिशन नहीं है। यस मैम। ऐसे क्या बोल रहे हैं? हार्ट अटैक दे दोगे तुम किसी दिन मुझे। हाँ वैसा लिखा था तो इसलिए पूछा। अरे नहीं, मैंने ना वो ये करने के लिए समझाने के लिए बोला था कि एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक का कोई हो सकता है उसमें मिक्सचर में, ऐसे उनको साइड में नहीं लेके जाना, अपने को आ सकते हैं, मतलब कभी आ गए तो ऐसे शॉक नहीं लगना चाहिए कि ये तो नहीं आना चाहिए था, ये तो इसका एलिमेंट है एस ब्लॉक का, हम पढ़ रहे डी है तो काय को लिखे उसको, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स अलॉय के लिखने हैं अपने को, बहुत इजी इजी है, कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट हम लोग जो सुशील ने बोला था वही करते हैं, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, अभी ब्रॉन्ज किस में यूज होता है ये तो मुझे सब लोग बोल सकते हैं। Medals. मेडल्स एंड ट्रॉफीज, यस, मेडल्स में यूज होता है, ट्रॉफीज में यूज होता है, स्टैचूज में यूज होता है। ओके, ये जो होता है ना ब्रॉन्ज, उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड कोरोजन से लड़ सकता है, कोरोजन से रेजिस्ट कर सकता है, या फिर जल्दी करोड नहीं हो जाता। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अभी दूसरा वाला कौन सा याद रखोगे, स्टेनलेस स्टील। जो पता है ना तुमको कहाँ पे यूज होते हैं वैसे वाले याद रखो, चलेगा।
तो स्टेनलेस स्टील को हम लोग घर पे यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसको कंस्ट्रक्शंस में भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, ओके। उसको यूज किया जाता है इन एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील एक हो गया। और और एक अलॉय है अपने पास, ब्रास। हाँ ब्रास भी लिख सकते हो। ब्रास के अपने पास वेसल्स होते हैं ना, हम ब्रास में और लॉकर में यूज होता है। लॉकर में। यस, वेरी गुड, यस यस। ये वाला जो अलॉय है दैट इज ऑफ निकल एंड क्रोमियम। उसके नाम में ही दिख रहा है, वो शादी वाले नाम होते हैं ना, दूल्हा दुल्हन के मिक्स करते हैं, वैसा वाला नाम दिख रहा है, ठीक है। ये क्यों यूज करते हैं हम लोग? इंजन्स होते हैं ना जो हम लोग ने देखे हैं, बड़े बड़े वो इंजन्स होते हैं टर्बाइन्स गैस के, ठीक है। उसमें ये उसमें ये अलॉय जो है वो यूज किया जाता है स्पेशली, ओके। बिकॉज जो गैसेस होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं दैट कैन हैव सम केमिकल्स वगैरह, तो उससे ये रेजिस्ट कर जाता है। हम वायर में भी यूज होता है। वायर में भी यूज होता है, एग्जैक्टली, यस। तो तुमको जो ऐसे अलॉयज पता है ना जो कहीं पे भी यूज होते हैं, उसको ही याद रख के लिखोगे तो अच्छा पड़ेगा। मतलब एग्जाम में ऐसा ज्यादा बायाटेशन वाला रखने का ही नहीं, जो अपने को ऑलरेडी पता है पहले से, भी नो सम और द अदर थिंग अबाउट इट, उसको याद करके जाने का। और एक है, ये भी शायद तुमने सुना होगा, क्यूप्रा निकल का एक अलॉय होता है, ये शायद फिजिक्स में अगर तुमने सुना होगा। देखो इसके नाम में ही है कि कॉपर और निकल से बनता है, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है पता है? मशीनरीज में यूज होता है, जो इंजीनियरिंग में यूज होते हैं ना, इंजीनियरिंग के पार्ट्स वगैरह यूज होते हैं, या फिर मरीन शिप्स की बॉडीज जो होती है, ठीक है, बोट्स की बॉडीज जो होती हैं, वो इसके लिए क्यूप्रा निकल को यूज करते हैं, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट होता है, मतलब ज्यादा जल्दी वाटर में खराब नहीं हो जाता। तो ये चार तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो कि यूजेस ऑफ अलॉयज में, या फिर तुमको ऐसा लिख दिया राइट एनी 3 अलॉयज, तो नाम लिखने के लिए ये तुम उसको याद रख सकते हो, इजी भी है, याद भी रहेंगे। तो इसको भी लिख लो फटाफट। देखो जितना लिख रहे हैं ना हम लोग, उतना ही याद रखोगे तो भी बहुत हो गया। इसका ना रेशो भी लिख लो, 80:20 होता है। 80 इज फॉर निकल एंड क्रोमियम का 20% होता है। मैम कॉपर और निकल का कॉपर और निकल का 35-70 होता है, बट इट कैन वेरी, अगर जैसा टाइप का अपने को मटेरियल चाहिए ना, इट कैन वेरी अपॉन दैट, बट मोस्टली तो 35 कॉपर एंड देन, हाँ, 35 कॉपर एंड 65 इसका निकल का। इट कैन वेरी, ठीक है। ये 20 से 35 तक हम ले सकते हैं, और ये 80 से हम लोग 60-65 तक कंसिडर कर सकते हैं। इसका पक्का है बिकॉज है ना, क्या होता है कि जो अपने इंजन में टर्बाइन्स लग रहे हैं, गैसेस जो होते हैं, वो कभी कभी कुछ, जैसे मैंने बोला, उसमें रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ हार्मफुल हजार्डस केमिकल हो सकते हैं, तो उसे रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर तुमने कभी ये इंजन देखे होंगे, इट इज लाइक वेरी ह्यूज। तो वो मतलब डिमोलिश भी नहीं होना चाहिए ना, ऐसे कुछ उसको हो गया तो आजू बाजू के तो सारे जाएंगे। तो इसके लिए इसका दे हैव टू मेक सच अ थिंग कि जो प्रपोर्शन में नहीं है, एकदम फिक्स है। हो गया, Yes, यस ठीक है। और एक अलॉय है, और एक ही है, उसको भी लिख लेते हैं, उसको ऐसा छोड़ने का ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो है टिटानियम अलॉय, ठीक है। हम इसका रॉड आता है।
हाँ रॉड भी आता है, और तुमको वो पता है कि फायर प्रूफ, फायर प्रूफ जो ऐसे फायर के लिए कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना, उसके आगे एक टाइप ऑफ मेटल लगा होता है, तो दैट इज फायर प्रूफ होता है वो। ठीक है, तो ये अलॉय से बना हुआ होता है। या फिर जो एग्जॉस्ट का मटेरियल होता है, मतलब जहाँ से ऐसे बड़ी बड़ी आग की लपटें वगैरह निकलती है ना, एग्जॉस्ट के लिए यूज होता है। अपने घर वाला एग्जॉस्ट नहीं है वो, उसमें कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो एग्जॉस्ट वगैरह होता है उसके लिए यूज होता है टिटानियम का अलॉय, क्योंकि ना ये हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। मतलब टेम्परेचर को ना ट्रांसफर नहीं करता, अपने पास ही रखता है। ठीक है, तो इसके लिए ये फायर एग्जॉस्ट में, या फिर एग्जॉस्ट, अगर फायर प्रूफ अपने को कुछ भी बनाना होगा तो उसके लिए टिटानियम अलॉय यूज होता है। हम एक जीआई पाइप भी लिख सकते हैं ना? हाँ, तुमको जो जिसके यूज आते हैं और तुमको पता है कि इसमें ये एलिमेंट्स यूज होते हैं, यू कैन डेफिनेटली राइट। ठीक है, मतलब मैं तो ऐसे बोलूंगी कि तुमको जितना आता है ना, वही रट्टा मारने का कम रखने का, समझ में आता है जो पता है पहले से उसको ज्यादा लिखने का। और हाँ, अगर तुम लोग पूछोगे कि ये टिटानियम अलॉय में टिटानियम को छोड़ के क्या क्या होता है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। मतलब टिटानियम जो है वो 70 to 80% में प्रेजेंट होगा, और बाकी सारे ना थोड़े थोड़े सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला एज सच नहीं है, बट टिटानियम इज द मेजर थिंग। टिटानियम को छोड़ के देयर इज एल्यूमिनियम, वैनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इसका थोड़ा थोड़ा 0.3%, 1% ऐसे में यूज होते हैं बाकी के सारे मेटल। और टिटानियम है वो ज्यादा, मतलब अच्छे ग्रेड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना हो गया। यस। यस मैम। तो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन। अभी हम लोग दूसरे पार्ट पे मूव कर रहे हैं, विच इज प्रिपरेशंस एंड मेटलर्जी। अभी अलॉय पढ़ रहे थे ना, तो अभी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो अलॉय पढ़ लिया, थियोरी पढ़ ली, उसको प्रिपेयर कर लिया, कि फिर उसकी साफ सफाई करेंगे, मतलब मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने डी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज पढ़े। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो रिगार्डिंग अलॉयज हमने स्टडी किया। ये तुम्हारा पार्ट 1 था। ठीक है, ये मोहित क्यों लिख रहा है ऐसे, ग्राफ क्यों बना रहा है? सेकेंड पार्ट में हम लोग लिखने वाले हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशंस। कुछ प्रिपरेशंस हम लोग करने वाले हैं, एंड थोड़ा सा मेटलर्जी का टॉपिक पढ़ना है अपने को। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको डीप में, बिकॉज सिलेबस से कट हो चुका है। और थर्ड जो टॉपिक है वहां पे अपने को एफ ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस। अभी ये दो, टू मोर टू गो चैप्टर के लिए। मोहित इसको हटा। एक मिनट रुको। कितना गया? ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन जो है दैट इज फॉर कंपाउंड ऑफ एमी, सॉरी, Mn मैग्नीज एंड क्रोमियम। इसके रिलेटेड अपने को दो प्रिपरेशंस करनी है। तो इसमें हम लोग कौन से प्रिपरेशंस करने वाले हैं? एक है KMnO4 बनाने वाले। KMnO4 देखा है? नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है ना, तुम कॉलेज ही नहीं गए। पोटेशियम परमानेंट। हाँ करेक्ट, पर देखा है क्या उसको? देखा है मैम। घर पे। घर पे? वो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, घर पे क्यों है तेरे पोटेशियम परमानेंट? मैम है, काला कलर का बना रहता रहा है। है आपको। नहीं रे, क्योंकि ना उसको पहले यूज करते थे फॉर क्लीनिंग द वुंड्स। तो हो सकता है किसी के घर पे, नॉट लाइक दैट, हो सकता है। इसके लिए मैंने पूछा घर पे क्यों है।
तो पोटेशियम परमैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, उसका कलर इतना ब्यूटीफुल होता है। मैं अगेन ग्रुप पे तुम्हारे पिक्चर भेजूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे वापस ऐसे ना पिक्चर दिखाना होता है, तो स्क्रीन शेयर बंद करो, वापस उसको स्क्रीन शेयर करो, ऐसे करना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैं ग्रुप पे फोटो भेजूंगी कि मस्त डीप पर्पल जो कलर होता है ना, वो होता है उसका, बहुत सुंदर सा दिखता है। ठीक है, देखा सबने? देखा क्या? यस यस मैम। हाँ तो बोलो ना, बोलने में भी तुमको तकलीफ, हर चीज में तुमको तकलीफ है। कोई चीज में खुश रहते हो तुम लोग? मैम गला दुखता है बोलेंगे। अरे महारानी, क्या तेरे पैर दबाने को दो लोगों को भेज दूं मैं उधर? होंगे तो भेज मैं मैम इसका गला दुख रहा है। हाँ इस, अरे हाँ, गला दुख रहा है उसका, गला दबाने को चले जाओ, सारे चले जाओ, आई डोंट माइंड। सुशील विल ऑल्सो नॉट माइंड। जाओ जाओ, सारे जाओ। सुशील एड्रेस लिखना कमेंट बॉक्स में। आ रहे लोग हमारे, खुशी आ रहे, हाँ आ रहे, थोड़ा सा कैसे नहीं हो, मैम, टाइम नहीं है। कैसी जबान चलती है रे तुम्हारी पर ऐसे। हम नहीं कभी टीचर से हमने ऐसी बात करी। मैम उसका अपॉइंटमेंट है इसलिए टाइम नहीं है उसके पास। ओ, ये निकलने वाला था क्या अपॉइंट टाइम नहीं वाला? शू मैम मैंने बोला। निखिल नहीं, अच्छा आर्यन ने बोला था, ओके। आर्यन, हमेशा ऐसे नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर योर फ्रेंड्स आल्सो, यू नो, हाँ मैम, टाइम निकलते हैं बट दिस इज वेरी बैड। मैम अपॉइंटमेंट में ही बिजी रहते पर्सन। तू तो बोली मत, तेरा गला दुख रहा था तो बोलेगी ही नहीं तू। निकाल दो किसको निकाल दो? खुशी को। नहीं रे, ऐसे नहीं, निकाल दूंगी तो जाके कंप्लेंट कराएगी वो, उसका भरोसा नहीं है मुझे। मैम वो ब्लैक वाला है सुशील क्या? को बहुत खुशी पर्पल वाला हो है? रही है मैम। क्या 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 क्या? निखिल ने कुछ पूछा, एक मिनट, क्या पूछा निखिल? वो ब्लैक वाला है क्या, वो पर्पल वाला है? आपने जो भेजा है ना अभी। अरे वो ना डार्क होता है, मतलब उसका पाउडर फॉर्म में वो वैसे दिखता है, लेकिन तू पानी में अगर उसको डालेगा ना तो उसका कलर पर्पलिश ऐसे दिखेगा, एकदम डीप पर्पल दिखेगा। अगर थोड़ा सा कम डालेगा ना तो लाइट पर्पल होगा, लेकिन अगर तूने बहुत ज्यादा डाल दिया ना तो ऐसे डीप पर्पल दिखेगा, काला नहीं दिखेगा, डीप पर्पल दिखता है। जैसे अगर आयोडीन को देखा होगा, नहीं तुमने आयोडीन भी नहीं देखा होगा। लाइफ जिंदगी बर्बाद है रे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, कुछ नहीं। अच्छी है एकदम, ऑनलाइन बैठ के मस्त लेक्चर देख। तो वही ना, रियल एक्सपीरियंस कुछ बस नहीं है खा ना। पी के। मैम होली का कलर रहता है वैसे। हाँ नहीं नहीं, डोंट कंपेयर दिस विथ होली का कलर, हाँ कुछ भी। होली भी नहीं एंजॉय किया मैम। वही ना, कुछ नहीं, वही जिंदगी बर्बाद है दिवाली भी तुम्हारी। नहीं मनाने दे रहे। हम डेडलाइंस तो रख दी जाएंगे दिवाली में। मैम तो आपको भी नहीं भेजा सेपरेटली है। बताने की जरूरत नहीं है, पता है ऑलरेडी सबको। क्या पता है आप लोग दिवाली का में प्लान है। किसने जिंदगी बोला? बर्बाद है वो, अच्छा, जिंदगी बर्बाद है, सब जिंदगी लोग सेल्फ बर्बाद है। अवेयर है अपना अपना। हमें पता है मैम, हम लोग हमको आपका सबका सीक्रेट पता वेरी गुड, चलना तुम लोग घर पे बैठ के, ओके। है। हम पढ़ेंगे। वही, पढ़ो पढ़ो। मैम आप इतनी खुशी हो दिवाली से। हाँ तो हमारी पढ़ाई हो गई ना अभी, तो हम क्यों दुख मनाए? हम लोग के लिए मैम। नहीं नहीं, तुम अपना मना लो, हमने भी अपने मनाए थे। मैम हमारे होने तो उसके बाद देखें। तो फिर हम भी आएंगे ना, मतलब एक साथ करेंगे ना पार्टी, तुम नहीं अकेले? नहीं हम अलग करेंगे। नहीं नहीं, वो तू अकेली चली जा। आज चलेंगे। अपना भी टाइम आएगा मैम। तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? अभी एनुअल डे रखा तो है, एनुअल डे है ना, एनुअल डे में करेंगे। स्पोर्ट्स डे भी रखा है बॉयज, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, स्पोर्ट्स डे भी है दिसंबर में, ओके। और पार्टिसिपेट करना, सबको ट्रॉफियां मिलती है, अभी तक तुमको पता चल ही चुका होगा। जो पार्टिसिपेट करता है उसको भी मिलती है, सो डू मैम पार्टिसिपेट। पहले फंक्शन रखते फिर मस्त झटका देते प्रीलिम्स का। यस मैम।
प्रीलिम्स वाज Yes, डिफॉल्ट। ma'am. तुमको प्रीलिम्स के बारे में पता था? ये तो नहीं पता था मैम, प्रीलिम्स के बारे में पता होता तो जाते ही नहीं हम। कुछ हाँ भी मैम, नहीं What? जाते सच में। क्यों? कुछ भी। हमको पता ही नहीं था प्रीलिम्स के बारे में। खतरनाक झटका दिया। तो 5 प्रीलिम्स होने पार्टी के वाले एक हैं। दिन बाद ही झटका देती है। तो 5 प्रीलिम्स होने वाले हैं, तो तुम स्पोर्ट्स डे और इस पे नहीं आओगे एनुअल पे? नहीं मैम आया। 4 बोला था ना, अभी 5 हो गया। 5 होने वाले हैं। हाँ, कहीं नहीं अभी आना ये नया झटका। कुछ नहीं रे, एंजॉय करने का एक अब दिन बारात का। ही जा रहे हैं। ठीक है, चलो KMNO4 बनाना है, एकदम इजी है। ठीक है, अभी इसके ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं घुसना है अपने को। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। ऑर्गेनिक नहीं है बिकॉज कार्बन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो दिस इज ए इनऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, तो ज्यादा इसके डिटेल में के कहाँ से कहाँ पे गया, किसका बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, दिस इज नॉट सपोज टू बी सीन। ठीक है, तुमको बस इतना याद रखना है ये रिएक्शन में कि यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है। तो इस वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड। यस, करेक्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है ना, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। टेंशन हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, इसको ये सबको पता है। एंड देन KClO3 इज पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा, इसको ना कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं। तो कभी अगर ये वर्ड सुन लिया कॉस्टिक पोटैश, तो ऐसे झटका मत लगा लेना। ठीक है, कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं, तो इसको याद रखना। ओके, तो ये तीनों को जब हम मिलाते हैं और उनको हीट करते हैं, तब अपने को मिलता है अपना KMNO4। ओके, KMNO4 जो कि तुम लोग ने अभी कलर देखा ही, इट इज डार्क इन कलर, डार्क होता है थोड़ा सा। ओके, अभी है ना, लेकिन क्या है यहाँ पे पूरी तरीके से अपने को KMNO4 प्यूरिफाइड वर्जन में नहीं मिल रहा है, तो आगे इसका प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ता है बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना उसके साथ में, तो प्यूरिफिकेशन इज नीडेड। तो इतना 1 लाइन का सिंपल प्रिपरेशन है। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन है दैट इज केमिकल ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म नहीं करना है, आई रिपीट, मैकेनिज्म नहीं करना है। दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, यहाँ से एरो वहाँ पे बनाओगे। इनऑर्गेनिक के रिएक्शन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस इंग्रेडिएंट्स को याद रखना है। सामग्री भूल गए, रिएक्शन भूल गए। ठीक है, तो उसको जस्ट याद रखोगे कि कहाँ से कहाँ पे व्हाट यू हैव रिटन, इसको लिख लो। केमिकल ऑक्सीडेशन को ऊपर लिखना एंड देन नीचे रिएक्शन लिखना। डन मैम। ओके, इसका कलर कैसा होता है? इट इज डीप पर्पल। और जैसे पिक्चर में तुमने देखा ना, ऐसे एकदम दूर से ज्यादा अमाउंट में दिखते हो, तो ब्लैक कलर्ड का भी दिखता है। ओके, तो इसका पूरा नाम मतलब ऐसे है, डीप पर्पल ब्लैक कलर्ड। ओके, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, यानी चमकता है, उसमें चमक होती है। तो पूरा नाम जो मतलब पूरा उसका अपीयरेंस अगर तुमको लिखना है तो ऐसे लिखोगे, डीप पर्पल ब्लैक कलर्ड क्रिस्टल्स। ठीक है, लड़कों को याद रहेगा या पता नहीं, लड़कियों को रह जाएगा, तो लड़के अपने कलर्स पे मेहनत करेंगे। ये भी लिख लो, अपीयरेंस कैसा होता है। ओके, तो ये था अपना KMNO4 का प्रिपरेशन बाय केमिकल मीन्स। अभी है ना अपने को और एक प्रिपरेशन देखना है इसका, जो कि है इलेक्ट्रोलिटिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसमें है ना अपने को थोड़ा सा कंसेप्ट लगने वाला है ऑफ योर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रिपरेशन होगा, सेकेंड प्रिपरेशन, दैट विल बी
इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें सब कंसेप्ट है अपने पास, यानी कि ये जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके साथ अपने को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों भी अटैच्ड है। मतलब जैसे हम लोग ने प्रिपरेशन खत्म किया वैसे हम लोग पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिडिक मीडियम में अगर तुम लोग इसको डाल दोगे तो क्या होगा वो पढ़ना है। एसिडिक मीडियम में हम लोग ने इसको डाल दिया तो क्या होगा। एंड सेकेंड केस ये पढ़ना है कि अगर न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में अगर डाल दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा जॉइंट इसका जॉइंट अकाउंट निकलेगा और वो 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं 10 मिनट में तुमको थोड़ा सा भी अगर प्रिपरेशन भी सिखा दूंगी ना तो उसमें बहुत से डाउट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो आई प्रेफर कि ये वाला टॉपिक हम लोग कल लेंगे, लेकिन 10 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। 10 मिनट में हम लोग इसके यूजेस लिखेंगे। ठीक है, 10 मिनट में हम लोग यूजेस कर ही सकते हैं। तो ये यूज क्यों होता है, अभी इसको बना रहे हैं ना, तो यूज क्यों होता है। पहली बात जैसे मैंने बोला दवाई के लिए यूज होता है, तो दवाई के लिए यूज होगा मतलब खा जाएंगे इसको। कौन सी टाइप की दवाई के लिए यूज होगा ये, गेस करो। अरे कौन सी टाइप, खाने वाले के लिए यूज होगा, लगाने वाले के लिए यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा। लगाने वाले। लगाने। अच्छा, थैंक्स। हाँ, इतना गला खोल के बोला, थोड़ा दुख रहा है। दबाओ रे, कोई जाओ उधर जाओ, इसको देखो। एंटीसेप्टिक सुशील की पास के जगह मैम। नहीं, सुशील जी बोलो। सुशील नहीं करेगा ना, मैम सुशील नहीं दबाऊंगा। हाँ भाई सुशील नहीं करेगा ना। ये यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक के जैसे यूज होता है, मतलब वुंड पे लगाते हैं तो जर्म्स किल हो जाते हैं ना, वैसे यूज हो जाता है। ठीक है, अभी ये क्या है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन तुमको आँख के सामने ही दिख रहा है। इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मस्त से ऑक्सीडेशन करके देगा। सेकेंड, ओके, ये ना कुछ लैब के टेस्ट में यूज होता है। फॉर एग्जांपल अनसैचुरेशन का टेस्ट, मतलब अपने पास दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ना Bayer's ऑर्गेनिक। test. यस, बेयर्स में भी यूज होगा। अपने पास ना दो टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अगर तुमने एकदम 10th स्टैंडर्ड का क्लासिफिकेशन याद किया कार्बन Double कंपाउंड, bond without double. हाँ करेक्ट। तो अनसैचुरेटेड वाले जो होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प कर देता है। ओके, और कौन से टेस्ट में हेल्प होता है, तो डिटेक्शन ऑफ हलाइड्स, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऐसे वाले जो टेस्ट होते हैं ना उसमें डिटेक्शन ऑफ हलाइड्स के लिए भी यूज होता है। और लास्ट में ये यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, तो ये कुछ लैब के टेस्ट थे जिसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम ये वॉल्यूमेट्रिक क्या? वॉल्यूमेट्रिक मतलब टाइट्रेशन। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो जिसमें हम वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना वॉल्यूम होगा। इसका बेस्ट जो प्रैक्टिकल है दैट इज टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन में हम लोग वॉल्यूम, किसी भी लिक्विड बाय लिक्विड को टाइट्रेट करके फाइंड आउट करते हैं कि कितना वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम के लिए क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मेरे पास ब्यूरेट है, ब्यूरेट में एसिड है, मेरे कोनिकल फ्लास्क में बेस है, तो मैं क्या करूंगी पता है, ये एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ये बेस में डालूंगी। ओके, अभी मैंने यहाँ पे भी 10 ml लिया है बेस का, और मुझे चेक करना है ये 10 ml ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज करने में, मतलब इसका पीएच बेस का न्यूट्रल आने में कितना एसिड लगता है। तो मतलब ये भी वॉल्यूम में था लिक्विड और यहाँ पे भी ये वॉल्यूम में होगा, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कि इतने वॉल्यूम के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड लग रहा है। ओके, तो इसको टाइट्रेशन में KMnO4 यूज होता है, समझा। Yes, ma'am. थोड़ा प्रैक्टिकल था। सॉरी, तुम लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हो, तुम लोग ने प्रैक्टिकल्स किए नहीं। आई फील सैड फॉर यू। ठीक है, तो आज हम लोग यही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो दूसरा वाला प्रिपरेशन करेंगे
एंड देन और एक चीज अपने को बनाना है K2Cr2O7, ठीक है। हाँ, तुम्हारा होमवर्क इज K2Cr2O7 के यूजेस तुम निकाल के लाओगे कि क्यों यूज होता है, मतलब निकाल के कुछ लाना नहीं है, टेक्स्ट बुक में देख लोगे तो फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो कल अपने को K2Cr2O7 का प्रिपरेशन करना है और KMnO4 का प्रिपरेशन अपने को करना है, कल नहीं परसों, यस, ठीक है। आज जितना किया उतना समझा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, एक मिनट रुकना। हाँ,